जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज आप सबको एक ऐसे विषय से अवगत कराने चल रहा हूँ। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर, आप सब आ चुके हैं और निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि आज एक ऐसे विषय से, एक ऐसे टॉपिक से अवगत कराने चल रहा हूँ जिसका मूल्य तो बहुत है, परंतु हमने उसको कभी समझा नहीं एक्चुअली। तो है वो चीज़ वर्णमाला से संबंधित, लेकिन वर्णमाला से संबंधित उन चीज़ों को आज लेकर सामने आया हूँ। नहीं बताऊँगा कि क, ख, ग, घ या क से लेकर ज्ञ तक का उच्चारण स्थान क्या है। नहीं बताऊँगा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। आज नहीं बताने आया हूँ कि कौन-सा घोष है, कौन-सा घोष है। आज ये भी नहीं बताऊँगा कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। आज उन चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ जिन चीज़ों को हम देखते तो हैं, प्रयोग तो करते भी हैं और प्रयोग करने के बाद हम उसकी वजह नहीं जानते कि हमने क्यों किया ऐसा। प्रयोग तो कर रहे हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति द्वारा भोजन किया जा रहा हो, वो व्यक्ति भोजन कर रहा हो, दूसरा बैठा हुआ व्यक्ति उसी प्रकार के क्रियाकलाप करता है, उसी प्रकार के कार्य करता है, जिस प्रकार से वो खा रहा होता है। उसके मुँह को चलते हुए, देखते हुए इसका भी मुँह चल जाना, उसका ऊपर-नीचे होना, इसका भी हाथ-पाँव या मुँह ऊपर-नीचे, आँख की आकृतियाँ नीचे-ऊपर होना, ये जो दर्शाता है, ये बताता है कि हम कोई चीज़ प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन खुद को पता नहीं है। बात समझिएगा। आज उन्हीं सारी चीज़ों को वर्णमाला से संबंधित उन मूलभूत तत्वों को जानने के लिए आए हैं। आइए समझते हैं कि वर्ण में सबसे पहले हम वर्ण में एक चीज़ सुनते हैं। वो सुनते हैं कि अनुनासिक क्या है? अनुनासिक और नुनासिक। नासिक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बात समझिएगा। पहली शर्त तो यह है कि अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वरों पर ही होता है। स्वरों पर ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यानी ये जो चिन्ह है, इसी को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और ये कह रहा है कि हमेशा किस पर प्रयुक्त होता है? ये स्वरों पर होता है। आराम से समझिएगा। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वर पर होता है, यह बात ध्यान रखिए। यानी ये कभी भी, अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप क्या उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, अब बताइए यहां स्वर कहां है? नहीं, बिल्कुल इसका शाब्दिक विच्छेद करिए। क्या करिए? शाब्दिक आप विच्छेद कर ले। जैसे ही आप शाब्दिक विच्छेद करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे च, धन, आ, धन, ये है आपका शाब्दिक विच्छेद। अब आप हमें स्वयं बतावें कि ये जो चंद्रबिंदी है, जिसे अनुनासिक कहा जाता है, ये स्वर पे लगी है कि व्यंजन पे? स्पष्ट हुआ कि अनुनासिक का प्रयोग सदैव या हमेशा किस पे होता है? स्वरों पर होता है। एक बात। दूसरी बात, अब हम समझेंगे कि भाई किस स्वरों पर होता है, कैसे स्वरों पर होता है, अब वो भी देख लेते हैं। अच्छा, तो स्वर कितने होते हैं? यानी 11 स्वरों पर होता है। कितने पर होता है? 11 स्वरों पर होता है। अब हमें यह देखना है कि पहले तो हम 11 स्वर लिख लें। अ, आ, ई, ए, या भी ऊ देख ले। ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है मित्रों, ध्यान देना। इन्हीं 11 स्वरों पर ही अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो इन्हीं
स्वरों पर जब होगा, जैसे यहां ये इसका प्रयोग हुआ, ये इसका प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग होगा, जहां पर मात्रा ऊपर होगी वहां चंद्रबिंदी नहीं लगेगा, ये बिंदी लग जाएगा। ये यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर क्या होगा। जी हां, आशा है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जिस पर ये लग जाता है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर। ये देखिए, अब अनुनासिक स्वर वे होते हैं जिन पे अनुनासिक का चिन्ह लगा होता है, उन्हीं को अनुनासिक स्वर कहते हैं। जबकि जिस पर न लगा हो, यानी स्वतंत्र रूप से लिखा हो, अब इस पे तो नहीं लगा है ना, इस पर नहीं लगा है, तो जिस पर लगा है वो अनुनासिक स्वर होते हैं, और जिस पर नहीं लगा है मित्रों, वही कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर। अस्पष्ट हुआ? निर्नुनासिक स्वर क्या है और अनुनासिक स्वर क्या है, क्लियर हुआ? मुझे आशा है कि वर्ण में जब आप स्वर पढ़ते हैं तो आपको अनुनासिक, यानी इसका ये प्रतीक जिस स्वर पर होता है, चूंकि स्वर पर ही इसका प्रयोग होता है, तो जिस पर होता है उसे अनुनासिक क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों पर इसका प्रयोग नहीं होता, स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते ही हैं और उनको लिखा भी जब स्वतंत्र जाता है, तो उन्हीं स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। आशा है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई हो। वर्ण से संबंधित एक बात हमारी क्लियर हुई। अब चलिए दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको जल्दी से शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, तो लाइक के बटन दबा दें और इसको तुरंत शेयर कर दें। कारण बता दूं, क्योंकि ये जो वीडियो बता रहा हूं, वर्ण जाहिर सी बात है टाइटल लिखा है, लेकिन ज्ञान का जखीरा है, पूरी तरह से ज्ञान का पुंज देने जा रहा हूं। अब देखिए, दूसरा टॉपिक जो वर्ण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हेडिंग डाल सकते हैं, बिंदी का वास्तविक प्रयोग। बिंदी का वास्तविक प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। अच्छा, हिंदी भाषा में बिंदी का वास्तविक प्रयोग कैसे होता है? याद रखना, हमारे यहां मतलब हिंदी व्याकरण में वर्णों के लिखने के एक आयाम होते हैं, एक निश्चित तत्व होता है। वो क्या कि निश्चित तौर पर शिरोरेखा होती है। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है? जब किसी भी वर्ण के ऊपर लगाई गई या खींची गई रेखा को शिरोरेखा कहते हैं, और ये जो उसके नीचे निकाल दी जाती है, इसको खड़ी पाई कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है, ये हुई आपकी शिरोरेखा और ये हुई आपकी खड़ी पाई। अब हम इसको अगर देखें ओवरऑल पूरा हम समझने की कोशिश करें, तो इसमें हम देखेंगे कितने ढंग की चीजें आती हैं। इसको अगर हम कहें अप, तो ये हुआ डाउन, और अगर हम इधर देखें तो आप पा सकते हैं कि ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट। यानी चार दिशाएं हैं, चार स्थितियां बन रही हैं, ऊपर, नीचे, दाहिने और बाएं। चलिए इसको हिंदी में समझा देते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए इसको छोड़ दें। अब हमें यह समझना है कि ये चार कंडीशन बनती है, और हम सीखने चल रहे हैं बिंदी का प्रयोग। यानी हम कभी भी शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, शिरोरेखा के नीचे मगर खड़ी पाई के बाद लगा सकते हैं, खड़ी शिरोरेखा के नीचे खड़ी पाई के नीचे लगा सकते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि शिरोरेखा के नीचे परंतु खड़ी पाई के पहले लगा सकते हैं। तो ये चार प्रकार से हम लगा सकते हैं बिंदुओं को। तो आइए हम पहली बिंदु को देखते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। ध्यान देना, पहली बिंदु हम देखेंगे जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है, शिरोरेखा के ऊपर। तो आप इसको देखें, लिखेंगे शिरोरेखा खा के ऊपर लगने वाली
बिंदी, या आप इसे बिंदु कह सकते हैं। बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और याद रखना कि अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ ही होता है। किसके साथ ही होगा? जी हां, अनुस्वार यानी ये जो बिंदी है, इसका भी प्रयोग किसके साथ होता है? हमेशा स्वर के साथ होता है। इतना ही नहीं, चूंकि अनुस्वार और ये विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। और दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद ही होता है। स्वरों के बाद ही होता है, ये बात समझिएगा। अब हम चूंकि पहली बिंदी देख रहे थे, ये तो मान लीजिए बीच में आ गया तो हमने कल लगे हाथ बता दें कि विसर्ग का और अनुस्वार का दोनों का जो प्रयोग होता है वो स्वरों के बाद ही होता है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि भाई सर आप तो बता रहे हैं कि स्वरों के बाद होता है, मान लीजिए दंत दे दिया, अब इस दंत को समझना हो कि भाई स्वरों के बाद बिंदी कैसे आई, तो आप इसको देखें, इसका हम क्या करेंगे? शाब्दिक विच्छेद करेंगे। द धन उदासीन अ, उदासीन का मतलब जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती उसे उदासीन कहते हैं। अब ये देखें, द धन अ, अब आई आपकी बिंदी, धन त और धन आ, ये देखिएगा। तो अब यहां आप बताएं कि ये जो स्वर है, ये जो अनुस्वार है, ये स्वर के बाद आया या व्यंजन के? तो जी हां, ये स्वर के बाद आता है। हां, आप कह सकते हैं कि व्यंजन के पहले लग जाता है। आप कह सकते हैं कि स्वर के बाद आता है और व्यंजन के पहले लग जाता है। ये हुआ अनुस्वार, ठीक है। अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है? स्वरों के बाद होता है, के साथ होता है या स्वरों के बाद होता है। तो इसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले को अनुस्वार कहते हैं। अब आज के बाद इस बिंदी को आप समझ गए हैं कि ये कहलाती है कि अनुस्वार। चलिए, क्योंकि ज्यादातर समस्या क्या होती है हमारे प्रचलन में है, हम इसको भी नुक्ता कह दें, इसको भी नुक्ता कह दें, और लगे हाथ इसको भी हम नुक्ता ही समझते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, जबकि ये चारों चार अलग हैं। हमने पहला देख लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखिए, अगर अब ये बातें समझ में आ रही हैं और बेहतर लग रहा है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरेस्ट का विषय ये है कि आप बिल्कुल इसको और इन सारी चीजों को जैसे ही समझेंगे आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं। अब देखो, आप पहला आपने देख लिया कि इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। चलो अच्छी बात है। हम अब दूसरा देखने चल रहे हैं। दूसरा क्या था? जहां पर शिरोरेखा के बाद एक खड़ी पाई हो और उस खड़ी पाई के बाद जो लगता है, यानी इसके बाद जो बिंदी लगती है, इसे क्या कहते हैं? जी हां, इस बिंदु को पंचमाक्षर का बिंदु कहा गया है। इस बिंदु को पंचमाक्षर बिंदु कहा गया है, और यह हिंदी में केवल एक वर्ण पर लगता है। अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वे वर्ण कौन होते हैं।
एक ही वर्ण है हिंदी में जिसमें लगता है। अब आप जान सकते हैं कि क वर्ग में जो पांचवा अक्षर होता है अंग, उसके सामने लगने वाले जो बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर की बिंदी। तो अब आप इसको समझ गए हैं, पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु कहां होती है हिंदी में, उसे आप दूसरा समझ गए हैं कि दूसरे बिंदु को कहते हैं जो सामने होता है, और ये जो ऊपर होता है इसे कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। चलिए, हम दो चीज समझ चुके हैं। अब जरा सा हम देख लेते हैं ये और ये, तो यानी आप इसको जान गए हैं कि ये पंचमाक्षर है, ठीक है। अब हम देखते हैं वह बिंदु जो नीचे होती है, जो नीचे होती है, तीसरे ये वाले बिंदु देखेंगे। इसे उत्क्षिप्त, अगर इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी, उत्क्षिप्त चिन्ह व बिंदु कहते हैं। इसको कहा जाता है उत्क्षिप्त बिंदु या चिन्ह। इसके साथ साथ विद्वानों ने इसको ताड़न जात बिंदु कहा है। क्या कहा है? ताड़न जात बिंदु कहा है। याद रखना, इसी को फेंका हुआ बिंदु कहा है। यानी उत्क्षिप्त व्यंजन जब लग जाता है, अब इसकी कुछ विशेषता हम देख लेते हैं। अब ये प्रायः हिंदी में दो ही वर्णों पे लगता है, याद रखिएगा। अभी ये हिंदी के वर्ण है, थोड़ी सी बात समझना होगा। खैर यहां छोड़ें, अब यहां देखते पहले। ये हिंदी के वर्ण हैं अभी, और इन वर्णों को अगर हम स्वर रहित करना चाहें तो कर सकते हैं। ड धन अ, ड धन अ, और यहां हम इसको कह सकते हैं ढ धन अ। लेकिन मित्रों, जैसे ही हम उत्क्षिप्त या ताड़न जात बिंदु लगा देंगे, ताड़न जात बिंदु जैसे ही इसमें लगा, जैसे आप देखें तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। इसका उच्चारण क्या होगा? बदल जाएगा। अब तक जो हम उच्चारण कर रहे थे डमरू, यहां हमने डमरू कहा तो यहां हुआ ड की आवाज आई, लेकिन वही जैसे ही ताड़न जात बिंदु आप लगाएंगे तो यही जोड़ में, अब देखिए अड़ा, यानी यहां अ जुड़ गया, अड़, और यहां जुड़ जाएगा आ ध्वनि पहले जुड़ जाएगा, अढ़, ढ नहीं अढ़। जैसे आप लिखेंगे बाढ़, तो बाढ़ अढ़, बाढ़ अढ़ होगा ना, तो ये अढ़ और ये अड़ अड़ पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसका प्रयोग बिंदी रहित होगा, यानी बिंदी नहीं लगेगा, तो ढ होगा। आप देखें जैसे ढक्कन, अब यहां ढ है क्योंकि बिंदी नहीं लगी है, और जैसे ही बिंदी लगेगा अढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग आप समझ गए होंगे कि निसंदेह, तो निसंदेह ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है, इसके लगने से आ अतिरिक्त इसमें जुड़ जाता, अढ़ अढ़ अड़ अड़, जो अड़ हो ना, अड़ अढ़ डढ़, तो बिंदी लगा तो इसका उच्चारण बदल गया, इसकी ध्वनियां बदल गई। मित्रों, यह सदैव सदैव स्वर सहित होता है, यानी इसे आप
स्वर निकाल ही नहीं सकते इसमें से। अब आप बताएं कैसे निकालेंगे? जैसे ये है, अब आप हटाएं इसमें से बिंदी और आप स्वर निकाल लें। तो यानी यही दो ऐसे हैं व्यंजन जिसमें स्वर नहीं हटाया जा सकता। ये सदैव स्वर सहित होते हैं, स्वर विद्यमान होते हैं हर शब्द से। अगर इसमें से भी देख लें तो ड है, अभी हिंदी का है तो इसमें हलंत लगा लेंगे। ढ है, हिंदी का है तो हम हलंत लगा लेंगे। हर जगह ये आधा बन जाएगा। अब ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, लेकिन उसमें यानी जहां पर उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त चिन्ह या ताड़नजात चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह या बिंदु लगा रहे, वह सदैव स्वर सहित होता है, उसमें से स्वर बाहर नहीं निकलता। क्लियर हुआ कि ये बिंदी को क्या कहते हैं? जो नीचे लगती है। अब आप सबको बेहतर समझ में आ गया होगा। तीन बिंदी आप समझ गए हैं। जो ऊपर लगती है उसे अनुस्वार, जो दाहिनी तरफ लगती है उसे पंचमाक्षर, और जो नीचे लगती है उसे क्या कहा जाता है? जी हां, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या फेंका हुआ बिंदु या चिन्ह आप कह सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गए तीन। आइए अब देखते हैं चौथा। तो आपने तीसरा देख लिया, क्या? ताड़न जात चिन्ह। तो ये नीचे लगता है। तो अब आपने देखा कि इसे क्या कहते हैं? जी हां, ताड़न जात चिन्ह। घबराएं बिल्कुल नहीं, आराम से सिर्फ देखें। अब हमें यह देखना है कि सिरोरेखा के बाद खड़ी पाई के पहले जो बिंदु लगाई जाती है इसे क्या कहते हैं। तो आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा, ये यहां जो लगता है इसे क्या कहते हैं? जी हां, इस बिंदु को नुक्ता कहा, या नुक्ता चिन्ह आप लिख सकते हैं। यहां पे नुक्ता चिन्ह कहा गया है। चूंकि भैया ये कहां से आया है? चूंकि यह अरबी फारसी भाषा से आया है। अब आप घबरा रहे होंगे दोनों से। जी हां, क्योंकि ये अलग अलग भाषाएं भी हैं, लेकिन इन दोनों की लिपि एक है। वो लिपि है क्या? अरबी। तो प्रायः अरबी फारसी भाषा कह दिया जाता है। क्योंकि यह अरबी फारसी भाषा से आया है, यह भाषा का रूप है। और हिंदी में 5 वर्णों पर नुक्ता लगाने का प्रावधान है। किसने भैया? 5 शब्दों पर, 5 वर्णों पर, शब्दों पर नहीं, 5 वर्णों पर ही नुक्ता लगता है। और कहीं भी आप नुक्ता लगाने के अधिकारी नहीं हैं। अब ये बात सवाल उठती है, कहां कहां लगता है? का पे लगता है, ख पे लगता है, ग पे लगता है, ज पे लगता है और फा पे लगता है। इन्हीं 5 वर्णों पर लगता है नुक्ता। देखें, क, ख, ग, ज और फ। तो अब इनमें और इसमें क, ख, ग, ज और फ में अंतर क्या है? लड़का या शिक्षार्थी या स्टूडेंट या छात्र इस बात के अंतर को कैसे समझे? हम बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। क, मैंने बोला क। नुक्ता का मतलब होता है कि वर्ण में घर्षण उत्पन्न कर दे, वर्ण में भारीपन ला दे। हम फिर से बोल रहे हैं क। तो ये तो हिंदी का है। जब हमने बोला क, तो ये भारीपन जो घर्षण हो, कम बखत। तो जब घर्षण आ जाए, ख और क और क,
ये अंतर है, नुक्ता लगते ही घर्षण बढ़ जाता है और आवाज में भारीपन आ जाता है, तो वो नुक्ता पूर्ण शब्द पढ़ा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो। क, 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 तो क और क, तो ये हुआ। ख, क्या बोला? ख। और ये क्या? ख, 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 ग। मैंने बोला ग, ये तो हिंदी का। ग, 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 है ना? ज, क्या? ज, 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 फ, 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 फ। ध्यान दीजिएगा, ये घर्षण हो जाती हैं। तो नुक्ता क्या करता है? इन्हीं 5 पे अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस नुक्ता लगने वाले कितने वर्ण हिंदी में होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि हिंदी में 5 वर्ण। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी सबसे पहले बात किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चंद्र भारतेंदु आप लिख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जो कि 1913 ईस्वी में, सॉरी 1813 ईस्वी में भांसा इंस्पेक्टर बनाए गए थे। इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था कि जब हम किसी वर्ण के नीचे और पहले बिंदी लगाएंगे तो उसे नुक्ता कहेंगे, और हिंदी में 5 वर्णों पे नुक्ता लगाया जा सकता है। तो कितने वर्णों पर? यह बात सबसे पहले किसने कही थी? जी हां, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यह बात कही थी। बात समझिएगा। अच्छा, इतना तो बात यहां समझ में आ गया। अब ये 4 बिंदी आप कभी नहीं भूलेंगे, इसी को नुक्ता कहा जाता है। अब आप हर बिंदी को नुक्ता नहीं कहेंगे। एक अनुस्वार, दूसरा पंचमाक्षर, तीसरा ताड़नजात चिन्ह और चौथा नुक्ता कहा जाता है। कैसे लगा आपको? जरूर बताओ, लिखा करिए। आप लोग कमेंट लिखा करें, अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, तो वो ये बताता है कि आप कितनी सक्रिय हैं। बात समझिए। अभी भी अगर अपने मित्रों को नहीं बुलाया है तो बुला लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए, अब वर्णों में एक सवाल आप सबको बहुत परेशान करता है, वो होता है अमानक। आज ऐसे ऐसे वर्ण बता रहे हैं ना, जिसका प्रयोग आप करते आ रहे हो और खुद जानते हो, लेकिन वही है कि जब इनका पर्दाफाश होता है, आप कहीं पढ़ते हैं तो दिमाग में, अरे हाँ यार, बिल्कुल सही बात। अब देखिए, अमानक वर्ण क्या है और मानक वर्ण क्या है, अक्सर पूछ बैठता है। तो जो प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, या आप यूं कह लें वर्तमान वर्णमाला में जिसको स्थान नहीं प्राप्त है, वो अमानक है। और जिसे प्राप्त है, जो प्रचलन में है, जो प्रचलन में है, अर्थात जिसका आज भी प्रयोग वर्णमाला में मान्य है, उसे मानक वर्ण, और जिसका मान्य नहीं है उसे अमानक वर्ण कहते हैं। आराम से देखिएगा। अब जैसे आप सबने देखा होगा कि पहले जो है इस प्रकार का क्या बनता था? झ। क्या बनता था? झ पहले बनता था। ये प्राचीन, आप अगर रामायण में देखे होंगे, रामचरितमानस में, तो ऐसे झ का उल्लेख मिल जाता है। प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे तो मिलेगा, आज के ग्रंथों में नहीं। तो ये झ का प्रयोग जो है, ये आप देखें तो ये झ का प्रयोग था। ये अमानक हो चुका है, चूंकि अभी ये प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में है कौन सा? ये मानक हो गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मित्र आपके सामने इस प्रकार का लिखे और दूसरी तरफ यह लिखा जाए, तो यह जो है अमानक है। यह क्या है? अमानक है। जबकि यह जो है, यह मानक है। यह क्या है? मानक है मित्रों। जैसे
अगर हम भा शब्द पर देखें तो कुछ लोग स्टाइल में इसको ऐसे लिखना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन आप मानिए कि भ सदैव ये शुद्ध है, तो ये क्या कहलाएगा? अमानक कहलाएगा। और जो अभी प्रचलन में है वो क्या कहलाएगा? मानक कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात जब आपने देख लिया, अब हमें समझ में आना चाहिए कि मानक और अमानक क्या है। आप बिल्कुल समझ गए? ठीक है, अमानक और मानक समझ लिए। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कुछ बातों को ध्यान देते हैं। देखते हैं शिरोरेखा का खंडन, यानी शिरोरेखा कहां खंडित हो जाती है, कहां टूटती है। तो शिरोरेखा कभी भी दो ही जगह टूटेगी, एक तो जहां अनुस्वार व बिंदु होगा, पहली बात। दूसरा, जहां विसर्ग व दो बिंदु होगा, वहां टूट जाएगी शिरोरेखा। शिरोरेखा वहां टूट जाएगी, कहां पर? जहां पर अनुसार यानी एक बिंदु होगा और जहां पर यह होगा। तो प्रायः जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि अधः और पतन, ये बीच में टूट गई। तो ये क्यों टूटी? क्योंकि विसर्ग यहां मौजूद था। यहां भी एक टूटा हुआ है, यहां देखें एक बिंदी है, इस वजह से टूटा। जैसे आपने देखा होगा किन किन वर्णों में है, वर्णमाला में जैसे ही आप लिखते होंगे, इधर देखें, इधर पूरा बड़ा लिख रहा हूं, जैसे ही गोला यहां आपने बिंदी बनाया और ये टूट गया, शिरोरेखा ऊपर से नहीं जाएगी। जैसे ही आपने गोला बनाया और ऐसे करके लिखा तो शिरोरेखा इसके ऊपर नहीं जाएगी, जबकि शिरोरेखा जब नहीं होगी तो पूरी तरह से इसको पैक करेगी, पूरी तरह से इसे क्या करेगा? बंद कर देगी इस शिरोरेखा। तो शिरोरेखा कहां नहीं जाती? जैसे और भी देखें, जहां भी गोला करके आप ऐसे लिखे, शिरोरेखा टूट जाएगी, शिरोरेखा पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ेगी। अब आपको समझ में यह आ गया कि जहां पर यह बिंदी है वहां शिरोरेखा। और भी ध्यान देना, ये बिंदी अनुस्वार वाली अगर जब शिरोरेखा के नीचे होगी तभी टूटेगा, और ये भी नीचे होगा तभी, ये ऊपर से नहीं। अगर शिरोरेखा के ऊपर है तो तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी शिरोरेखा के नीचे यदि अनुस्वार और विसर्ग होगा, चाहे तो लिख सकते हैं, शिरोरेखा के नीचे अगर अनुस्वार या विसर्ग होगा तो शिरोरेखा टूट जाती है। आप देख सकते हैं थ में, ध में, भ में, और भी जिन शब्दों में ऐसा होता है, वर्णों में ऐसा होता है, वहां शिरोरेखा टूट जाती है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं, ये तो हो गया शिरोरेखा का खंडन कि शिरोरेखा कहां टूटेगी और कहां नहीं टूटेगी, इतनी बात हो गई। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए और आज का अंतिम टॉपिक लेते हैं। कल या परसों इसी टॉपिक के ठीक आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं अक्षर व वर्ण तथा मात्रा का या की गणना। हमें क्या देखना है? अक्षर व वर्ण तथा मात्रा की गणना कैसे की जाए, ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें आप सबसे कि पवन है, अगर इसमें पूछें कितने अक्षर हैं तो आप क्या कहोगे? या कितने वर्ण हैं आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएं कितने वर्ण हैं, एक बात।
अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है, तो अब आप बताएंगे कि मात्रा इसमें कितनी है। किसमें? पवन में। पवन में मात्रा कितनी है और पवन में अक्षर या वर्ण कितने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अक्षर गिनना चाहेंगे या वर्ण गिनना चाहेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे? अगर आप अक्षर गिनना चाहेंगे तो इसमें कितने अक्षर होंगे? तो आप इसको पहले क्या करेंगे, शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शाब्दिक विच्छेद कर लेंगे, तभी समझ में आएगा। इसके पहले ये बिल्कुल समझ से नहीं आने वाला। कैसे? प धन अ धन व धन अ धन न धन अ। ध्यान देना। अब आप मुझे बताएं इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें कितने अक्षर हैं अगर आपसे पूछा, और मात्रा अगर पूछ लिया तो कितनी मात्रा है आप बता सकते हैं? इसमें 3 मात्राएं हैं, छोटा अ छोटा अ छोटा। मात्रा तो चलो 3 निकली, ये तो ठीक है कि मात्रा भाई 3 है, सब में छोटा असमाहित है, मात्रा है, उदासीन स्वर है। ये क्या है? उदासीन स्वर विद्यमान है, तो कितने स्वरों की ही मात्रा होती है, तो 3। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया कि इसमें अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या कह सकते हैं कि 6 अक्षर या फिर वर्ण हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत में, इसको चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं, यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर में, अंतिम में अस्वर मात्रा, छोटा अस्वर मात्रा में हो तो वो उदासीन होता है, उसको गिना नहीं जाता है। तो अब आप बताएं कितने गिने जाएंगे? 1 2 3 4 5। यानी जब किसी शब्द के अंत में छोटा अ स्वर की मात्रा अंत में लगी हो तो उसकी मात्रा या उसको अक्षर में नहीं गिना जाता। तो 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने अक्षर थे भैया? 5 अक्षर थे। अगर यही कह दिया जाता पगली में कितने हैं, तो आप इसको तोड़ते, प धन अ धन ग धन अ धन ल धन बड़ी ई। अब देखें, केवल जब छोटा अ अंत में रहेगा तभी नहीं गिना जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, जी हां, इसमें 6 अक्षर होगा, इसमें 6 अक्षर होगा। जब किसी शब्द के अंत में, ध्यान देना, जब किसी शब्द के अंत में छोटा अ आए तो उसको गिना नहीं जाता, परंतु अ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा उसको गिन लिया जाएगा। तो अक्षर होंगे कितने? इस प्रकार से उस अक्षर को, उस मात्रा को भी अक्षर में गिना जाता है। जबकि छोटा अ अगर अंत में होता है तो उसे अक्षर में गिना नहीं जाता। इतना बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हां, मुझे लगता है कि आप सबको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर अब आपसे कोई पूछेगा सौगंध में कितने अक्षर हैं, आपसे पूछ लिया, मात्रा तो छोड़ देंगे, आप जान जाएंगे मात्रा तो 3 4 है, लेकिन नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सौगंध में अक्षर कितने हैं। तो श धन औ धन ग धन अ। अब यहां क्या है? तो अधन है ना, और ध धन अ, अंत में आ है, ये गिना नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6 अक्षर होते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। अगर मात्रा पूछ लिया तो 2, अब चूंकि इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है तो 4 1 5, तो 5 मात्राएं होती हैं, है ना। तो मात्रा और अक्षर गिनने की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अंत में अगर आ आएगा तो उसको गिना नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए
इन बारीकियों को जान लेने के बाद, इन बारीकियों और तथ्यों को समझ लेने के बाद, अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हम बताएंगे कि हिंदी में अर्धवर्ण लेखन, हिंदी में अर्धवर्ण कैसे लिखा जाए। जैसे कुछ विद्वान को अगर हमको लिखना हुआ वांग्मय तो ऐसे लिखते हैं, निसंदेह करेक्ट है। अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ विद्वान तो ऐसे भी लिख देते हैं, क्या सही? या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं। कौन सा सही है और कितना सही है, क्यों सही है? अब चलो ये सब मान लीजिए हटा दें और हम साफ साफ आ जाएं कि ये भाई एकदम सही है, वांग्मय बिल्कुल सही है ना, मान ले। अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं कि यहां तो ये लगा, और अगर हम चाहें ढक्कन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ढक्कन नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रचलन में ही नहीं है। जैसे हमने लिखा संगम, हम ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि आधा अंग है, हम ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सच्चरित्र ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यही हमें अर्धवर्ण देखना है अगली वीडियो में कि इन अर्धवर्णों का कौन सा रूप सही होगा, कहां हलंत का प्रयोग होगा, कहां आधा च लिखा जाएगा और कहां पर आधा च से ज्यादा लिखा जाएगा या आधा वर्ण से अधिक लिखा जाएगा पर पूरा नहीं लिखा जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के आऊंगा आपकी अगली वीडियो में। तो अर्धवर्ण की पहचान, यानी अर्धवर्ण 3 ढंग से लगता है वो बताऊंगा। उसमें भी र जो होता है ना, र आपके 4 ढंग से आपके सामने आता है, उसको भी बताऊंगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात क्या है वो बताऊंगा आप सबको। शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का क्रम, शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का क्रम। अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया, आने वाली जो वीडियो कल होगी या अगले दिन जब हम पढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर वर्णमाला नहीं, लेखनी आपकी गलत नहीं होगी, एकदम तय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना टाइम दिया और साथ दिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।